हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों ने क्या देखा था कि द राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला, यानी कि किसी भी केमिकल फॉर्मूला, कोई भी कंपाउंड या फिर वो चाहे आयनिक हो या फिर कोवेलेंट कंपाउंड, तो उसको आप किस तरह से लिखोगे। सबसे पहले आप एक कॉलम बनाओगे सिंबल ऑफ एलिमेंट की, दूसरी तरफ लिखोगे आप वैलेंसी। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स में आप देखोगे आपके किस कंपाउंड का आपको फॉर्मेशन करना है, किस कंपाउंड का आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है तो उन एलिमेंट्स के बारे में लिखोगे। उसके पास क्या लिखोगे, उनकी वैलेंसी लिखोगे। पॉजिटिव आयन की जो वैलेंसी है वो नेगेटिव आयन के साथ अटैच होगी और नेगेटिव आयन की जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव आयन के साथ अटैच होगी। क्लियर। और आफ्टर दैट आपको क्या मिलेगा, आपका केमिकल फॉर्मूला मिलेगा। चलिए बच्चों, आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड की देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर दो प्रॉपर्टी की अभी हम बात करेंगे, दो प्रॉपर्टी की बात करेंगे। एक है आपकी सॉल्युबिलिटी और दूसरी है आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। कि आपका जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं या फिर आयनिक कंपाउंड होते हैं तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है वो किस तरह से होता है, या उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पास होती है, ठीक है, या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या फिर नहीं होती, इस चीज के बारे में बात करेंगे। चलिए मुझे समझते हैं। यहाँ पर बच्चों क्या है मेरे पास, जैसे कि NaCl एंड कॉपर सल्फेट, ये जो दोनों मेरे कंपाउंड है बच्चों वो आयोनिक कंपाउंड है। क्या है बच्चों, आयोनिक कंपाउंड है। ये जो है बच्चों मेरे क्या है, वो आयोनिक कंपाउंड है। और ये जो शुगर है बच्चों, शुगर है वो क्या है बच्चों, मेरा कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या है बच्चों, मेरा कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या है बच्चा, शुगर जो है मेरा क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। चलो बच्चों समझो इस बात को। तो होता क्या है, NaCl भी हम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं और जो कॉपर सल्फेट है वो भी हम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कि सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, दोनों क्या है बच्चों, आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड यानी कि जो कंपाउंड है वो आयंस में डिसोशिएट होते हैं। जैसे कि सोडियम है वो Na+ एंड Cl-, कॉपर क्या होता है +2 एंड सल्फेट होता है -2। इस तरह से आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं और उसी वजह से वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। चलिए, जो शुगर है बच्चों वो कोवैलेंट कंपाउंड है, वो आयन में डिसोशिएट नहीं होता। आयन में डिसोशिएट नहीं होता, उसके बावजूद क्या है बच्चों, आपका सॉल्युबल इन वाटर है। शुगर यानी कि चीनी, अगर आप चीनी चीनी को पानी में मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगी। क्लियर बच्चों। तो सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एंड जो शुगर है या वो क्या है आपके सॉल्युबल इन वाटर। चलिए, मान लीजिए आप सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एंड शुगर को मान लीजिए आप केरोसिन में ऐड करते हो तो सॉल्युबल नहीं होंगे, इनसॉल्युबल इन केरोसिन। और उसी तरह इनसॉल्युबल इन पेट्रोल। ये पी फॉर बच्चों यहाँ पर पेट्रोल है। क्या है बच्चों, आपका पेट्रोल है। चलिए, इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड इनसॉल्युबल इन पेट्रोल। चलिए बच्चों, अब कैम्फर की बात करें बच्चों, जो कैम्फर है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। जो कैम्फर और नेफ्थेलिन, ये जो दोनों कंपाउंड है बच्चों वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो वो नॉन पोलर कंपाउंड है। दोनों कैसे है बच्चों, नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, नॉन पोलर और पोलर की बात करें, जैसे कि आपका जो वाटर है वो पोलर सॉल्वेंट है। जो वाटर है वो क्या है, आपका पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये बच्चों पोलर एंड नॉन पोलर मतलब क्या है, जैसे कि पोलर यानी कि वाटर, वाटर जो है H2O यानी कि H+ एंड OH- हम डिसोशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे जहां पर कुछ ना कुछ पार्शियली चार्ज प्रेजेंट होगा। जिस कंपाउंड में पार्शियली कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कंपाउंड कहते हैं, जैसे कि वाटर। पर जो आपका नेफ्थेलिन है, आपका नेफ्थेलिन एंड जो कैम्फर है वो दोनों क्या है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उनके अंदर कोई भी ऐसा चार्ज नहीं होता। इसी वजह से वो नॉन पोलर कंपाउंड है। और जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। यानी कि आपकी जो केरोसिन एंड जो पेट्रोल है, आपके जो केरोसिन एंड जो पेट्रोल है वो क्या है बच्चों, को नॉन पोलर सॉल्वेंट है। क्या है बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों, एक जब आप फर्दर आगे स्टडी करोगे तो आएगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि यहाँ पर NaCl, कॉपर सल्फेट एंड जो शुगर है वो क्या है, पोलर कंपाउंड है, तो वो किस में डिसॉल्व होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स में, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। और जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, आपके यहाँ पर नॉन पोलर कंपाउंड कौन कौन से हैं, कैम्फर एंड नेफ्थेलिन। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो किस में डिसॉल्व होंगे, आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। क्लियर बच्चों। सॉल्युबिलिटी के बारे में पता चल गया बच्चों।
ठीक है। आपके सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, शुगर सॉल्युबल इन वाटर, ये तीनों के तीनों पोलर कंपाउंड है, पोलर सॉलिड वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। जबकि केरोसिन एंड जो पेट्रोल है वो क्या है आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे। कैम्फर एंड नेफ्थेलिन सॉल्युबल इन केरोसिन एंड सॉल्युबल इन पेट्रोल। क्लियर बच्चे? क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या है बच्चे नॉन पोलर कंपाउंड है और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। आपके जो केरोसिन एंड जो पेट्रोल है वो क्या है नॉन पोलर सॉल्वेंट है। चलिए बच्चों, अब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की अगर बात करें बच्चों, जैसे कि देखो इलेक्ट्रिसिटी पास कब होगी, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दो कैटेगरी दिए हैं, सॉलिड एंड वाटर। समझो इस बात को, सॉलिड मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लो कि आपके पास जो NaCl, आपके पास जो NaCl है, जो नमक है आपके पास, हाथ में रखो और आप उसके अंदर मान लो कि इलेक्ट्रिक वायर पास करो, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? नहीं होगी। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए वहां पर जो आयंस होने चाहिए, वहां पर जो आयंस होने चाहिए वो मूवमेंट के लिए फ्री होने चाहिए। जैसे कि आपके पास हाथ में सॉल्ट आपने रखा, तो उस सॉल्ट में जो सोडियम एंड जो क्लोरीन है, जो सोडियम एंड जो क्लोराइड आयन है वो क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, फ्री टू मूव, जिससे वो क्या कर सके, मूवमेंट कर सके, और मूवमेंट करने के वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। पर जो सॉलिड स्टेट में होते हैं तब उनकी जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, फ्रीज हो जाती है, वो मूवमेंट नहीं कर सकते। इसी वजह से क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे। परंतु मान लो कि आप उनको वाटर में डिसॉल्व कर लेते हो और सॉल्यूशन बना लेते हो, जैसे कि NaCl को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, कॉपर सल्फेट को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि ये जब वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, ये जब वाटर में डिसॉल्व हो जाती है तो वहां पर वो फ्री हो जाती है, मूवमेंट करने के लिए फ्री हो जाती है, लिक्विड में वो मूवमेंट कर पाएंगे। तो इसी वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो वाटर में क्या हो जाएगी, इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, वाटर में जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों, पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ठीक है। तो उसके अलावा शुगर की बात करें तो शुगर जो है बच्चों वो C12H22O11 यानी कि आपकी शुगर का एक फॉर्मूला है। और शुगर में क्या है बच्चों, पर्टिकुलर आपको इस तरह से आयंस नहीं मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर CO+2SO4-2 मिला, उसी तरह आपको यहाँ पर कोई आयंस नहीं मिलती है। प्रॉपर एक फॉर्मूला है, C12H22O11 का प्रॉपर फॉर्मूला है कि जहाँ पर आपके आयंस में डिसोसिएशन नहीं होता है, इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। उसके अलावा बच्चों बात करें कैम्फर एंड नेफ्थेलिन, वो दोनों क्या है बच्चों, आपके नॉन पोलर कंपाउंड है। अब नॉन पोलर कंपाउंड यानी क्या कि जहाँ पर पोलैरिटी है ही नहीं, उसके पास कोई पार्शियली चार्ज ही नहीं है, अगर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करेगा, तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, फिर वो चाहे सॉलिड स्टेट हो या फिर वाटर। क्लियर बच्चों? कैम्फर एंड नेफ्थेलिन नॉन पोलर कंपाउंड है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे। जबकि बात करें सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट, सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पर आप उनका जो मूवमेंट होता है वो फ्री नहीं होता। पर जब अगर बात करें कि वाटर में, तो वाटर में वो फ्री टू मूव है, इसी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। शुगर जो है बच्चों वो सॉलिड स्टेट हो या फिर लिक्विड स्टेट हो, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। क्लियर बच्चों? ये सारी की सारी बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अभी हमने दो प्रॉपर्टी देखी, कौन कौन सी, एक तो सॉल्युबिलिटी और इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो, जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बच्चों वो जनरली आयोनिक कंपाउंड के हाई होते हैं। आयोनिक कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, हाई होते हैं। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड में एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड या फिर उससे लो ही होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, लो रहते हैं, जबकि आपके आयोनिक कंपाउंड में क्या रहते हैं, हाई रहते हैं। क्लियर बच्चों? समझ आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, जो आयंस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलो एक बार बच्चों अच्छे से ये जो टेबल मैंने बनाया उसको देख लो। ठीक है, अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी बुक में वीडियो पोस्ट करके अभी बना लो, वीडियो पोस्ट करके अपनी बुक में ऐसा है तो बना लो पूरा टेबल। ठीक है, चलिए। अब बच्चों जो लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक है मोलर मास वाला, बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड का देखेंगे, सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड का मोलर मास, उसके बाद फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड।
चलिए बच्चों, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। चलिए बच्चों, यहाँ पर मान लो कि मेरे पास एक एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल्स का, कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके अलावा कोई है? बस यही दोनों है। चलिए मान लो कि मुझे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास फाउंड करना है। मॉलिक्यूलर मास यानी कि वेट, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे पर्टिकुलर एटम का क्या होना चाहिए? एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो क्या है बच्चों? 16 है। कितना है? 16 है। जबकि हाइड्रोजन का कितना है? 1 यूनिट है। कितना है? 1 यूनिट है। ठीक है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। ये चीज कहाँ पर सीखी थी हमने? जर्नी इनसाइड द एटम में हमने ये सीखा था कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? उसके अंदर कितने प्रोटॉन है और उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है। क्लियर बच्चों? चलिए अब बच्चों आते हैं, जैसे कि मोलर मास अगर मुझे फाउंड करना है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कितने? 2 है, 2H प्लस ऑक्सीजन। चलिए हाइड्रोजन का क्या है? एक हाइड्रोजन का कितना है? 1 यूनिट है। ऑक्सीजन का है 16। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 18 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 यूनिट। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मोलर मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, वो 18 यूनिट हो जाएगा। चलिए कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का बच्चों होता है 12 ग्राम या फिर 12 यूनिट। ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट। चलिए कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। चलिए कार्बन का कितना है बच्चों? 12। ऑक्सीजन का कितना है? 16। ठीक है, तो 12 प्लस कितने हो जाएंगे? 32। तो क्या हो जाएगा? 44 यूनिट। क्या हो जाएगा? 44 यूनिट। ठीक है। अगर आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोवेलेंट कंपाउंड का जब आप मोलर मास फाउंड करोगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? मोलिकुलर मास नाम देंगे। क्या देंगे? मॉलिक्यूल का जो मास कितना है, वेट कितना है, मॉलिक्यूल का वेट कितना है। अगर आपके पास H2 है तो H2 में क्या होगा? 18 यूनिट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? 44 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। H2 का हमने मॉलिक्यूलर मास किस तरह से फाउंड किया? सबसे पहले तो मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट्स का आपका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 यूनिट है, ऑक्सीजन का कितना है? 16। पर ऐसे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 16 यानी कि 18। कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो मास है वो क्या है? 12 यूनिट है। ऑक्सीजन का 16 है पर ऑक्सीजन 2 है, तो 16 इंटू 2 यानी कि 32 ग्राम प्लस 12 यानी कि 44 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा? 44 यूनिट या 44 ग्राम। क्लियर बच्चों? चलिए अब बच्चों हम अभी हमने कोवेलेंट कंपाउंड का देखा, अभी हम देखेंगे आयोनिक कंपाउंड। ये आयोनिक जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर उनका मास क्या होता है। और यहाँ पर हमने कोवेलेंट कंपाउंड के लिए क्या नाम दिया था? मॉलिक्यूलर मास दिया था। वहां पर हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास। चलिए फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। चलिए वहां पर बच्चों को सिर्फ एक एग्जांपल देखना है, वो एग्जांपल है आपका सोडियम क्लोराइड का। चलिए सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम होता है उसका मास होता है 23 और इसका होता है 35.5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 23 प्लस 35.5 यानी क्या आ जाएगा आपका? 58.5 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55.5 यूनिट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? और कुछ नहीं, अगर आपके पास आयोनिक कंपाउंड है तो वहां पर हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूल के मास को क्या नाम देंगे? फॉर्मूला यूनिट मास दे देंगे। क्या देंगे? फॉर्मूला यूनिट मास। अगर आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है, अगर आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोवेलेंट कंपाउंड को आप क्या नाम दोगे? मॉलिक्यूलर मास। क्या नाम दोगे? मॉलिक्यूलर मास। क्लियर बच्चों? चलिए एक सोडियम क्लोराइड है, उसके बाद और है आपके पास सोडियम ऑक्साइड। चलिए वो भी देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड। चलिए सोडियम का मैंने अभी बताया 23 है। ठीक है, तो 2Na प्लस ऑक्सीजन। चलिए सोडियम का कितना है बच्चों?
23 और ऑक्सीजन का कितना है 16 है, तो क्या हो जाएगा 46 + 16 क्या हो जाएगा बच्चों आपका 62 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 62 यूनिट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये है आपका सोडियम ऑक्साइड। उसके अलावा बच्चों को कैल्शियम नाइट्रेट का भी दिया गया है, ठीक है, चलिए वो भी देखते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, मॉलिक्यूल ज्यादा है इसी वजह से, चलिए वो भी देख लेते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 चलिए बच्चों, कैल्शियम का बच्चों जो मास होता है वो 14 यूनिट होता है। देखो बच्चों, अगर ये मास आपको 1 से 20 एलिमेंट्स तक तो वैसे अगर आप याद कर लो, लर्न कर लो तो बहुत बढ़िया है, पर अगर आप लर्न नहीं करते तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको ये जो यूनिट मास है, ये जो एटॉमिक मास जो है आपको दिए जाते हैं, ऑलरेडी एग्जाम में दे देते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन का होता है 14 यूनिट, ऑक्सीजन का होता है 16। चलो, कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 है तो 2 नाइट्रोजन प्लस 3 2 6, मतलब 6 कितने हैं बच्चों ऑक्सीजन है। कैल्शियम का है आपका 14, नाइट्रोजन का 14, 2 × 14। चलिए, ऑक्सीजन कितने हैं 16, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 96 आ जाएंगे, यहाँ पर 28 आ जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएंगे 40। और फाइनली आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 164 यूनिट। क्या रहेगा 164 यूनिट हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो 8 6 कितने हो जाएंगे, 6 और 6 12, 12 + 8, सॉरी यहाँ पर तो 0 है ना, हाँ यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यानी कि क्या हो जाएगा 8 और 6 14, उसके बाद 1 आएगा, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 और 9 कितने हो जाएंगे 15 और ऊपर 1 मतलब 16 हो जाएगा 164 यूनिट। ये जो वैल्यू है बच्चों एटॉमिक मास, वो आपको ऑलरेडी एग्जाम में दे देते हैं। और उसके बाद आपको अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास को फाउंड करने के लिए कहेंगे, और मान लो कि आपके पास आयोनिक कंपाउंड है तो क्या फाउंड करने के लिए कहेंगे, मोलर यूनिट। क्लियर बच्चों? तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा क्लास 9 का जो केमिस्ट्री के जो 3 चैप्टर थे वो तीनों के तीनों चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर बच्चों मेरा गोल यही था कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक वाइज में हर एक चीज प्रोवाइड करूँ। यहाँ पर चैनल में बच्चों मुझसे जितना हो सकता है उतना मैंने प्रयास किया है कि आपको सारी की सारी चीज टॉपिक वाइज, कोई भी टॉपिक रह ना जाए, छूट ना जाए, कोई लाइन में से कोई वर्ड छूट ना जाए, उसी तरह मैंने ट्राई किया है। ठीक है, तो आप देखिए सारे के सारे मैंने प्ले लिस्ट भी बनाए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।